भोजपुरी गानों की बात हो और कम से कम तीन ऐसे गाने उनका जिक्र ना हो तो शायद अधूरा लगता है। इसमें एक गाना जा ए चंदा, फिर पियवा से पहले हमार रहलू, और उसके बाद हेलो कौन। हेलो कौन ने तो कुछ ऐसा धमाल मचाया कि जिस वक्त देश में कोविड काल चल रहा था उसमें सन 2020 में ग्लोबल रैंकिंग में नंबर 1 था वो। 1,000 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों ने उसे देखा था। हमारे साथ अभी रितेश पांडे है। इन तीन गाने को गाने वाले मशहूर एक्टर कहें, सिंगर कहें, बहुत सारा हर फन के माहिर हैं। अभी राजनीति में उतर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, बात करते हैं, छुए अनछुए पहलुओं को जानने की कोशिश करेंगे। रितेश जी, धमाल तो आपने काफ़ी मचाया। आपका जाए चंदा वो ब्रोकन हार्ट लोगों के लिए अभी भी एक आइकॉन सॉन्ग माना जाता है। इसके अलावा पीवा से पहले हमारे लिए भी वही है, वो भी ब्रोकन हार्ट लोगों के लिए आइकॉन है। हेलो कौन जो है बड़ा यूनिक टेस्ट था उसका। जो हेलो कौन, ये तीन गाने अलग अलग वेरिएंट में आए। ये किसकी सोच थी, आपकी, लिरिसिस्ट की, या डायरेक्शन करने वाले थे उनकी? जहाँ तक रह गई जाए चंदा की बात, तो उसके जो राइटर हैं आर पंकज भैया हैं। और पियवा से पहले जो गाना था उसके राइटर हैं अरुण बिहारी जी। और हेलो कौन के राइटर और म्यूज़िक डायरेक्टर आशीष वर्मा जी हैं। हम लोग की एक टीम है मगर म्यूज़िक डायरेक्टर ना तीनों गाने के आशीष वर्मा जी ही हैं। तो हम लोग की एक टीम साथ में बैठ के कार्य करती है और उस पे आगे जो भी निर्धारण होता है कि हाँ भाई इस दिशा में कार्य करना चाहिए, ऐसे गाने बनाना चाहिए। तो म्यूज़िक आफ्टर ऑल एक टीम वर्क होता है। तो सभी लोगों का सहयोग, अकेले मेरा मेरा कोई क्रेडिट नहीं है, सबका सहयोग है जी। उम्मीद थी कि ये तीनों के तीनों गाने, हालांकि एक गैप के बाद से आए थे, और हेलो कौन इतना बड़ा ब्लॉकबस्टर होगा ये कभी सोचा था आप लोगों ने? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए क्या होता है कि यहीं पे तो भाग्य दिखता है, लक दिखता है, ईश्वर दिखते हैं। क्योंकि जिस गाने से हम लोगों को, ये बहुत बार हुआ है ऐसा कि जिस गाने से बहुत उम्मीद रहती है कि नहीं नहीं ये गाना तो चलेगा ही चलेगा, वो नहीं चलता। और जिस गाने को ऐसे ही आदमी करते, जाए चंदा, उस समय कैसेट का, डीवीडी का, एससीडी का ज़माना था। तो उस समय जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, सातों गाना, 7 गाने का एल्बम था, सातों का सातों सैड सॉन्ग था। जाए चंदा छठे नंबर पे था, समझ जाइए। हम लोग उसको जैसे नंबरिंग करते हैं, 1 नंबर पे सबसे बढ़िया गाना, ऐसे ऐसे करके जैसे जो अपने को अच्छा लगता है। छठे नंबर पे जाए चंदा था। लेकिन उस गाने का इतना लोग उसको प्यार दिए कि पूछिए मत। तो वो लोगों को इसीलिए पब्लिक को भगवान कहते हैं हम लोग, कि भगवान को कब क्या अच्छा लग जाएगा कुछ पता नहीं है। और हेलो कौन के साथ क्या था? हेलो 1,000 मिलियन क्रॉस कर जाएगा ये कब? हाँ, ऐसे ही अब उन इसमें तो आशीष वर्मा जी ने, बड़े भाई ने हमको फ़ोन किया कि आओ एगो गाना बनल बा, हमने कि कल जाओ। उस पर बैठे हम लोग, उसको बनाए। और जिस दिन रिलीज़ हो रहा था गाना, ऑडियो रिलीज़ हुआ था, तो मैं उस समय मलेशिया में था, एक अवार्ड शो के सिलसिले में गया था। तो वहाँ का टाइम का डिफरेंस था, इधर टाइम रिलीजिंग का हो गया था। बहुत सारा हुआ कि भाई इसमें ऑडियो में ये दिक्कत है, बहुत सारा माथा पच्ची करते करते हुआ कि चलो रिलीज़ कर दो। एक समय पे मैंने बोला छोड़ दो, मत रिलीज़ करो। लेकिन फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं नहीं कर दो, छोड़ो, जाने दो। अब देखिए वैसे जिसको ऐसे ऐसे मजाक में हम लोग बनाए थे, और गाना 1,000 मिलियन से ज़्यादा हो गया। अब कुछ राजनीति की बातें करते हैं, क्योंकि अब आप राजनीति में एंट्री कर चुके हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि आप राजनीति में एंट्री कर रहे हैं, आपकी सोच क्या है? किस सोच को लेकर के आप एंट्री कर रहे हैं? देखिए भैया, सच्चाई यही है कि हम कोई पैसा कमाने तो राजनीति में आए नहीं हैं। ईश्वर की कृपा से, और जितने भी भोजपुरी लोग देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, उनके आशीर्वाद से, मान सम्मान जितना एक विधायक जी लोगों का होता है उससे ज़्यादा तो अपना पहले से है। तो मैं उसके लिए तो आया नहीं हूँ। मेरा उद्देश्य ये है राजनीति में आने का कि जिस बदहाली से बिहार पिछले कई वर्षों से जूझ रहा है, हाँ,
जो जिस मानसिकता के साथ बिहार के लोगों को बाहर के लोग देखते हैं, बिहारी शब्द एक जैसे गाली बन गया है। हम गए हैं, जैसे हमने उस दर्द को झेला है। मैं मुंबई पहली बार गया था तो जनरल डब्बे में बैठ के जिस प्रकार से लोग जाते हैं, आप समझ रहे हैं, मैंने उस दर्द को सहा है। जनरल बोगी में बैठ के गए भी थे और वहाँ से आए भी थे। तो अब आप समझिए, हम लोग बैठे थे जनरल बोगी में तो कुछ दूर तक, मतलब 4-5 घंटे तक तो वहाँ से हिलने का भी नहीं रहता। किसी को वॉशरूम लग जाए तो वॉशरूम में भी लोग बैठे रहते हैं। ऐसी स्थिति में बिहार के लड़के जाके बाहर के राज्यों में रोजगार करने के लिए, अपना रोटी कमाने के लिए मजबूर हैं। क्यों मजबूर हैं? क्योंकि हमारे जितने भी इससे पहले सरकार चलाए हैं लोगों ने, इसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिए हैं। इसके ऊपर कोई काम ही नहीं हुआ है, ऐसे छोड़ दिया गया है। ऐसे मतलब जानवरों की तरह मैं झेला हूँ भैया, मेरे अंदर वो पीड़ा है, मैंने देखा है। तो मेन उद्देश्य, हमारा प्रमुख उद्देश्य यही है कि बिहार को इस पलायन के दर्द से निकाला जाए। जिस प्रकार से लड़का अपने शुरुआत के जवानी के दिनों में चला जाता है, नौकरी करता है, साल भर में 10 दिन 5 दिन के लिए आता है, अपना माता पिता बीवी को छोड़ के, बच्चे को छोड़ के आदमी पूरा जवानी अपना खपा देता है बाहर के राज्यों में कि यहाँ पे अपना परिवार थोड़ा सुख सुविधा से रह सके। वो बूढ़ा होता है तो आता है, और आदरणीय प्रशांत जी कहते हैं कि जब वो बूढ़ा होता है तो आता है बिहार, तब जब परिवार का कोई एक और लड़का जवान होकर उसकी जगह पे जाता है कमाने के लिए। ये बहुत दर्दनाक स्थिति है हमारी। नीतीश कुमार ने डेवलपमेंट का काम किया है कि नहीं बिहार में? देखिए, इसमें कोई गुरेज नहीं है, बिजली पानी हुआ है, सड़क बना है, लेकिन हमको जिलाइए भी तो। हमको सम्मान की ज़िंदगी चाहिए ना, सम्मान की ज़िंदगी चाहिए कि नहीं? आप बढ़िया रोड दे दीजिए चलने के लिए, हमको लोग गरियाए। गाड़ी सुन के कुछ अच्छा लगता है, आदमी रूखा सूखा माड़ भात चोखा खा लेगा सम्मान के साथ, लेकिन गाड़ी सुन के और पुलाव और इंफ्रास्ट्रक्चर मायने रखता है कि नहीं? इंफ्रास्ट्रक्चर मायने रखता है कि नहीं? नीतीश कुमार ने उसमें सुधार किया है कि नहीं? मैं कहा तो आपसे कि रोड में सुधार हुआ है, बिजली आई है। आदरणीय प्रशांत जी कहते हैं कि आज आप जिस चीज़ के लिए वोट देंगे वो चीज़ आपको मिलेगा। तो हमारे बिहार के लोगों ने बिजली के लिए वोट दिया, सड़क के लिए वोट दिया, वो उनको मिला। आज भी पूरी तरीके से नहीं मिला है। कल हम लोग थे रामगढ़ मोहनिया में, एकदम अचानक से इतने देर के लिए लाइट कट गई कि पूछिए मत। सड़कों में मेन सड़क तो मान लीजिए बने हैं, लेकिन जो गांव को जोड़ने वाले कनेक्टेड जो सड़कें हैं उनमें गड्ढे हैं, गांव में पानी लग रहा है, जल की निकासी नहीं है। तो ये भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लोग अपनी पीठ थपथपाते हैं खुद से, वो भी पूर्ण रूप से नहीं कार्य हुआ है। और मेन मुद्दा हमारे बिहार का अभी पलायन है। हमारे जो एक बिहारी शब्द होता है उसको लोगों ने गाली बना दिया है, बिहार को मजदूर की फैक्ट्री बना दिया है लोगों ने। क्यों? जानते हैं इसके पीछे कारण? हमने एनालाइज किया, हम सोचते हैं, हमने सोचा कि ये इसलिए हुआ है कि अगर बिहार से लोग नहीं जाएंगे बाहर कार्य करने के लिए तो इतने सस्ते में कहीं मजदूर नहीं मिलेंगे लोगों को। तो एक साजिश के तहत कि भाई बिहार के लड़कों को अशिक्षित रखो, शिक्षा की बढ़िया व्यवस्था मत करो कि वो जाके मजदूरी करने पे मजबूर हो जाए। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से राजनीति में कई नाम आए, कुछ सफल हुए, कुछ सफल होते होते रह गए, कुछ ने शुरुआत की लेकिन किसी कारणवश उनकी शुरुआत शुरू तक ही रह गई। सफल होने वाले में विनय बिहारी हैं, मनोज तिवारी हैं, रवि किशन हैं, बहुत बड़ा नाम बन चुके हैं ये देश की राजनीति में। कुछ ने शुरुआत की लेकिन शुरू में ही रह गए, वो पवन सिंह हैं, खेसारी लाल यादव की बार बार बात चलती है कि पॉलिटिक्स में आएंगे, इन्फ्लुएंस उनका दिखता है पॉलिटिक्स की तरफ। अक्षरा सिंह का भी नाम बीच में आया था। रितेश पांडे कहाँ पाते हैं? रितेश पांडे आखिर ऐसा क्या करेंगे कि लोग उनको एक सफल पॉलिटिशियन के रूप में जाने? देखिए, हम बहुत ज़्यादा भविष्य की योजनाएं नहीं बनाते। हम ईश्वर पे भरोसा रखने वाले आदमी हैं। हुई है वहीं जो राम रुचि राखा, और बस
अभी वर्तमान में जीते हैं। अभी मुझे अच्छा लगा कि हाँ, कोई ऐसा आया है जो बिहार की बात कर रहा है। आपने जन स्वराज से पहले आपने किसी और पार्टी में शामिल होने की योजना बनाई थी? अगर नहीं तो जन स्वराज ही आपने क्यों चुना? मैं वही बता रहा था आपको। मैं इस मेरे जीवन की मैंने पहली बार किसी पार्टी की सदस्यता ली है, जन स्वराज की। क्यों वही बता रहा हूँ? क्योंकि मैंने देखा कि कोई ऐसा आदमी है। पहले बार तो मैंने आदरणीय प्रशांत जी के जीवन को देखा। वो जिस प्रकार से 10 साल यूनाइटेड नेशन में रहे, उसके बाद 10 साल देश के विभिन्न राजनीतिक दलों को उनके अंजाम तक पहुंचाया, जो सफलता के शिखर पे थे, लेकिन उन्होंने सब कुछ छोड़ के अपने बिहारी होने का कर्तव्य निभाते हुए बिहार में आए और बिहार को सुधारने की बात कर रहे हैं। उनसे हम प्रभावित होकर, उनकी विचारधारा से प्रभावित होकर हमने सोचा कि अब अगर हमें जनसेवा करना है तो इसी विचारधारा के साथ जुड़ के जनसेवा करना है। हम उस विचार को नहीं रखते हैं कि भाई हम बहुत पैसा कमा लें, 10 गो 20 गो घर बना लें, पूरा ज़मीन जायदाद खरीद लें। हमें परिवार में, और हमारी पढ़ाई लिखाई बनारस से हुई है, तो वहाँ पे हम जाके बाबा का दर्शन करते थे और मणिकर्णिका घाट है एक, वहाँ जाके बैठते थे। वहाँ से हमको शुरू से ही ऐसे दिमाग में भरा हुआ है कि एक न एक दिन इस दुनिया से जाना है। मायने रखता है कि दुनिया में क्या करके जाते हैं आप। कोई भी आदमी बहुत ज़्यादा पैसा अगर कमाता है, जैसे आपके दादाजी हैं, दादाजी बहुत करके गए होंगे, हमारे दादाजी, हमारे बाबा बहुत करके गए हमारे परिवार के लिए, लेकिन लोग, उनका नाती हूँ मैं, आप उनके नाती हैं अपने दादाजी के, कितने साल भर में कितनी बार याद करते हैं। अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए देखिए जीना चाहिए, लेकिन इतना नहीं कि भाई सामाजिक जीवन को छोड़ के हम सब कुछ एकदम, कितने लोग होते हैं दूसरे का मूड़ी काट काट के, दूसरे का पैसा हड़प हड़प के अपने परिवार के लिए रखते हैं। उन लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ कि परिवार का नाती पोता एक पीढ़ी के बाद कोई याद रखने वाला नहीं है, लेकिन अगर आप समाज के लिए काम करते हैं तो पीढ़ियों और दशकों और शताब्दियों तक लोग आपको याद रखेंगे। मैं वैसा कुछ करके मरना चाहता हूँ, इसलिए मैं जनसेवा के क्षेत्र में आया हूँ। रितेश पांडे चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं अगर, तो कहाँ से चुनाव लड़ेंगे? अब देखिए भैया, इतने बड़े संगठन से जुड़े हैं आदरणीय प्रशांत जी, जो मुझे लगता है कि विश्व के सबसे बड़े रणनीतिकार हैं, उनके साथ हैं हम लोग। तो जहाँ से वो पार्टी आदेश करेगी वहाँ से हम लोग लड़ेंगे, नहीं आदेश करेगी नहीं लड़ेंगे। आपने सीएम नीतीश कुमार के कार्यों का तो कहा कि उन्होंने कुछ क्षेत्रों में काम किया है। नरेंद्र मोदी की, प्रधानमंत्री जी के कार्यों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कह रहा हूँ कि देश में भले किया है चारों तरफ, लेकिन बिहार में स्थिति बहुत खराब है। क्यों? क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार जी बहुत बड़े फैक्टर हैं, और भारतीय जनता पार्टी के लोग भी ये दावे के साथ नहीं कह सकते हैं कि अगर चुनाव जीतेंगे या हारेंगे, वो तो ईश्वर के ऊपर है, बिहार की जनता के ऊपर है। अगर चुनाव जीतेंगे तो नीतीश जी उनके साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये उन लोगों को भी नहीं पता। हो सकता है नीतीश जी उधर चले जाए, उधर की सरकार बन जाए। इसलिए इस बार बिहार की जनता, पहले क्या था कि एक दूसरे के डर से एक दूसरे को वोट मिलता था, बिहार के लोगों के पास विकल्प नहीं था। अब जनसुराज सबसे बड़ा विकल्प बन के बिहार में आया है, और इस बार देखिएगा बिहार में जनसुराज की सरकार बनने जा रही है। तो ये थे हमारे साथ रितेश पांडे। विकल्प नहीं था, विकल्प अब मिल गया है, और उम्मीद है कि अब हेलो कौन को पूछने का मौका नहीं आएगा, क्योंकि लोग जनसुराज को तो जान रहे हैं, रितेश पांडे को भी जान ही रहे हैं। सुजीत कुमार, TV9 डिजिटल, पटना।